हाय गाइस, दिस इज प्रियंका प्रजापति और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ऑगस्टस एजुकेशन। गाइस, हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं 10th सीबीएसई बायोलॉजी, जिसका फर्स्ट चैप्टर लाइफ प्रोसेस। तो आइए हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। गाइस, लाइफ प्रोसेस ये लाइफ के कुछ ऐसे बेसिक फंक्शंस हैं जिसकी हेल्प से हमें पता चलता है दैट द ऑर्गेनिज्म इज अलाइव और मोर्टल। जैसे अगर कोई ऑर्गेनिज्म रेस्पायर कर रहा है तो उस ऑर्गेनिज्म में हमें मूवमेंट देखने मिलेगा। जैसे अगर कोई ऑर्गेनिज्म न्यूट्रिशन ले रहा है रेगुलरली तो उस ऑर्गेनिज्म में आपको ग्रोथ, डेवलपमेंट ये देखने मिलेगी। इससे ये साबित होगा कि जो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म है वो अलाइव है। और इसकी बेसिक डेफिनेशन बनती है दैट द basic functions performed by living organisms to maintain its life on this earth. So लाइफ प्रोसेस के अभी एग्जाम्पल अगर हम देखें तो जैसे न्यूट्रिशन, जैसे रेस्पिरेशन, जैसे सर्कुलेशन, जैसे एक्सक्रीशन एंड मैनी मोर। पर यहाँ पे इस चैप्टर में हमको 4 लाइफ प्रोसेसेस ही सीखने हैं। तो आइए वन बाय वन हम वो प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि जैसे लाइफ को सस्टेन रखने के लिए बॉडी को ये लाइफ प्रोसेसेस की ज़रूरत होती है, ठीक उसी टाइप से इन लाइफ प्रोसेसेस को सस्टेन रखने के लिए फ्यूल की ज़रूरत होगी। और ये फ्यूल बॉडी को मिलता है फूड से। हम लोग जो फूड खाते हैं उसमें डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स होंगे। उस न्यूट्रिएंट्स के अलग अलग रोल है। न्यूट्रिएंट्स लाइक कार्ब्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब ये न्यूट्रिएंट्स के अलग अलग फंक्शंस हैं, वो फंक्शंस हम देखेंगे इन शॉर्ट। पर और एक चीज़ कि न्यूट्रिएंट्स लेना यानी intake of nutrient and utilization of this nutrient by an organism, this process is known as nutrition। यानी कि जो ऑर्गेनिज्म फूड लेते हैं और ऑर्गेनिज्म वो फूड का यूटिलाइज करते हैं फॉर द एनर्जी, फॉर ग्रोथ, फॉर हीलिंग पर्पज एक्सेट्रा एक्सेट्रा, दिस इज अ प्रोसेस एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज न्यूट्रिशन। सो टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड देयर फंक्शंस चलिए देखते हैं। टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो कार्ब्स एंड फैट्स का मेन फंक्शन है कि ये न्यूट्रिएंट्स जो है ये एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स है, कि ये मेजर सोर्स होते हैं एनर्जी का। कि अगर हमें कोई काम करना है, मूवमेंट करनी है तो इसके लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है और इसके लिए मेन न्यूट्रिएंट्स होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स। नेक्स्ट है प्रोटीन्स बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स हैं। देन आप देखोगे विटामिन्स एंड मिनरल्स होते हैं। सो विटामिन एंड मिनरल्स ये जो न्यूट्रिएंट्स है ये न्यूट्रिएंट्स रेगुलेटिंग न्यूट्रिएंट्स एंड प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं। देन नेक्स्ट हम देखेंगे दैट डिपेंडिंग ऑन द वे ऑफ ऑब्टेनिंग फूड देयर इज मोड ऑफ न्यूट्रिशन। यानी अलग ऑर्गेनिज्म का एक अलग तरीका होता है फूड लेने का, फूड इनटेक का। तो इसे हम कहते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन मेजर 2 टाइप्स के होते हैं, दैट ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो आइए अब देखते हैं ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन मीन्स व्हाट। स्टूडेंट, मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप बुक और कुछ पेन अगर साथ में लेकर बैठो तो जैसे जैसे जो पॉइंट्स मैं आपको बता रही हूँ वो पॉइंट्स अगर आप लिखते चले तो आपके करंट नोट्स तैयार हो जाएंगे जो आपको बहुत हेल्पफुल होते हैं। ट्रस्ट मी, मैं अपने इंस्टीट्यूट में भी अपने बच्चों को यही तरीका बताती हूँ स्टडी का, जिस वजह से उनको बहुत मदद मिलती। आपको भी ये करना चाहिए। ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन मीन्स ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म खुद का फूड खुद प्रिपेयर करेगा। फॉर एग्जाम्पल प्लांट्स इज द एग्जाम्पल ऑफ ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। प्लांट्स क्या करते हैं?
प्लांट्स खुद का फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, जैसे जैसे मम्मी जाएगी किचन में और खुद का फूड खुद प्रिपेयर करेगी, इवन हमारे लिए भी प्रिपेयर करेगी, नॉट लाइक दैट। ओके, यहाँ क्या होगा, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में प्लांट्स सन से सनलाइट लेंगे, एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेंगे, सॉइल से वाटर लेंगे, और इनके पास एक पिगमेंट होता है नोन एज क्लोरोफिल पिगमेंट। विद द हेल्प ऑफ दिस पिगमेंट ये ऑर्गेनिज्म मीन्स प्लांट अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। ये चीज़ हम आगे पढ़ेंगे, जब हम न्यूट्रिशन इन प्लांट्स पढ़ेंगे तो उसमें ये चीज़ मैं थोड़ी सी और इलेबोरेट करके आपको सिखाऊंगी। अभी हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट मोड ऑफ न्यूट्रिशन, दैट इज हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हेटेरो means an organism for food depends on other organism is known as heterotropic mode of nutrition। यानी कोई ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से फूड ऑब्टेन करेगा, फिर वो चाहे प्लांट हो या एनिमल हो। आई मीन कि वो प्लांट से भी फूड ले सकता है या फिर एनिमल से भी ले सकता है। अब हेटेरोट्रॉप में और कुछ टाइप्स हैं, सो वो टाइप्स हम अब देखेंगे। इसमें फर्दर 3 टाइप्स हैं, सेप्रोट्रोपिक, पैरासाइटिक एंड होलोजोइक। सो सेप्रोट्रोपिक एक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जो हेटेरोट्रोपिक तो होता ही है, पर साथ में ही ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो डेड एंड डिकेइंग मैटर से अपना फूड गेन करेंगे। फॉर एग्जाम्पल ईस्ट, ऑल काइंड ऑफ मशरूम्स। आपने देखा होगा कई बार, खास करके बारिश के दिनों में देखने मिलता है, ट्रीज, वुड्स और कुछ ऐसे रूटन पार्ट्स जो सड़ रहे हैं, वहां पर मशरूम आपने देखे होंगे। वो इसीलिए क्योंकि मशरूम एग्जाम्पल है सेप्रोट्रॉप्स का, और सेप्रोट्रॉप्स किसी भी डेड या डिकिंग ऑर्गेनिज्म से ही अपना न्यूट्रिएंट लेगा। तो यहाँ डेड एंड डिकिंग ऑर्गन है दैट वुड, दैट रूटन बार्क ऑफ पर्टिकुलर ट्री। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। गाइस, पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वह न्यूट्रिशन होते हैं जिसमें ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से रेडीमेड फूड सक करेगा, सिर्फ सक करेगा, और ये ऑर्गेनिज्म जिन ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड होते हैं फॉर देयर फूड, उन ऑर्गेनिजम्स को हम कहते हैं होस्ट, HOST, होस्ट। ये होस्ट की बॉडी से फूड लेते वक्त होस्ट को किल नहीं करेंगे, पर इस प्रोसेस के दौरान होस्ट की बॉडी को हार्म जरूर होता है। एग्जाम्पल है लीच, एग्जाम्पल है लाउस, एस्कैरीज, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। नेक्स्ट एंड लास्ट है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिज्म कॉम्प्लेक्स फूड लेगा, यानी सॉलिड फूड जो वो लेगा, डाइजेस्ट करेगा और उसे एब्सॉर्बेबल यानी कि सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम कहते हैं होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। नाउ होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज distinguished into 3 groups according to food habits of that organism. वो 3 ग्रुप्स हैं, हर्बीवर्स, कार्निवर्स एंड ओमनिवर्स। यानी ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो सिर्फ प्लांट्स पर निर्भर करते हैं फॉर देयर फूड इज नोन एज हर्बीवर्स, जिसे हम शाकाहारी भी कहते हैं। कार्निवर्स जो सिर्फ फ्लैश खाएंगे, ओनली फ्लैश ईटर्स, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम मांसाहारी भी कहते हैं। एंड नेक्स्ट ओमनिवर्स, ओमनिवर्स जो हर्बीवर्स एज वेल एज कार्निवर्स दोनों होते हैं, मतलब कि वो प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स दोनों पे डिपेंड करते हैं फॉर देयर फूड, इज नोन एज ओमनिवर्स ऑर्गेनिजम्स। एग्जाम्पल्स आप जानते ही होंगे, अगर नहीं जानते तो फिर भी मैं आपको यहाँ बता देती हूँ। हर्बीवर्स जैसे छोटे छोटे एनिमल्स होंगे, फॉर एग्जाम्पल ग्रास होपर, बर्ड्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। देन आप यहाँ देखोगे कार्निवर्स, लायन, टाइगर, और ओमनिवर्स ह्यूमन बीइंग, बेयर्स,
एक्सेट्रा। अब नेक्स्ट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा फर्स्ट लाइफ प्रोसेस। बट फर्स्ट लाइफ प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि जैसे जैसे कॉम्प्लेक्सिटी किसी ऑर्गेनिज्म की इंक्रीज होती है वैसे वैसे डिफरेंट ऑर्गन्स दे कम्स टुगेदर एंड दे स्पेशलाइज्ड फॉर स्पेसिफिक फंक्शंस। इसी तरह कुछ ऑर्गन्स इकट्ठा आकर एक सिस्टम बनाते हैं जो है डाइजेस्टिव सिस्टम। अब डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट करने से पहले गाइस आपको ये 5 स्टेप्स पता होना जरूरी है जो सारे ऑर्गेनिज्म में कॉमन होते हैं। तो बेसिक 5 स्टेप्स हैं इंजेशन, डाइजेशन, एब्सॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन ऑफ फूड। आइए देखते हैं वन बाय वन। इंजेशन, इंजेशन मीन्स टेकिंग इन ऑफ फूड, फूड का बॉडी में इनटेक, दिस एक्शन, दिस एक्ट इज नोन एज इंजेशन। नेक्स्ट कम्स डाइजेशन। डाइजेशन प्रोसेस में क्या होगा कि जो फूड हमने लिया है वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है, उसका ब्रेकडाउन होगा और वह सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट होगा, एक एब्सॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट होगा, मैकेनिकली बाय टीथ एंड केमिकली बाय एंजाइम। एंजाइम्स का मीनिंग है बायोलॉजिकल कैटालिस्ट। कैटालिस्ट आपको पता है केमिस्ट्री में कैटालिस्ट एक ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो रिएक्शन में पार्ट न लेते हुए रिएक्शन की स्पीड एनहांस करते हैं। ठीक उसी तरह बायोलॉजिकल कैटालिस्ट यानी एंजाइम का मीनिंग होता है ऐसे सब्सटेंस जो दूसरे सब्सटेंस को सिंपल फॉर्म में यानी उस सब्सटेंस का वो फॉर्म चेंज कर देते हैं खुद का फॉर्म एज इट इज रखते हुए। ऐसे सब्सटेंस को हम कहते हैं बायोलॉजिकल कैटालिस्ट। देन हम देखेंगे नेक्स्ट एब्सॉर्प्शन। अब जो कॉम्प्लेक्स फूड सिंपल एंड एब्सॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है मैकेनिकली बाय टीथ एंड केमिकली बाय बायोलॉजिकल कैटालिस्ट, वो अब सिर्फ बॉडी के थ्रू एब्सॉर्ब किया जाएगा। ओके अब वो एब्सॉर्ब फूड जाएगा ब्लड में एंड नेक्स्ट वह पूरे बॉडी में एसिमिलेट कर दिया जाएगा। एसिमिलेट यानी ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ दिस एब्सॉर्बेबल फूड जरूरी है। क्यों? क्योंकि बॉडी को ग्रोथ, डेवलपमेंट और फ्यूचर यूज के लिए ये एनर्जी स्टोर करनी होती है, इसीलिए ये ईच एंड एवरी टिश्यू सेल्स तक एसिमिलेट कर दिया जाता है यानी पहुंचा दिया जाता है। देन नेक्स्ट है कि कुछ फूड बॉडी में अनडाइजेस्टेड होता है जो अनएब्सॉर्ब होता है। अब ये जो अनडाइजेस्टेड या अनएब्सॉर्बेबल फॉर्म है फूड का, ये बॉडी से एलिमिनेट कर दिया जाता है, बाहर फेंक दिया जाता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं इजेशन। तो ये थे बेसिक 5 स्टेप्स ऑफ डाइजेशन जो सारे ऑर्गेनिजम्स में कॉमन है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक जो है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। सो न्यूट्रिशन इन प्लांट्स गाइस, प्लांट सिंपल ऑर्गेनिज्म है, एक जगह से दूसरे जगह मूव नहीं करते, उनकी एनर्जी नीड जो है वो भी स्मॉल है। तो हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा दैट प्लांट्स आर आल्सो हैज मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रोपिक। सो प्लांट्स आर नथिंग बट ऑटोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म, यानी कि प्लांट्स खुद का फूड खुद मैन्युफैक्चर करेंगे। सो यहाँ पे प्रोसेस होगी कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर विद द हेल्प ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। दिस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर गेट्स कन्वर्टेड इनटू कार्बोहाइड्रेट एंड ऑक्सीजन। सो इस प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स लेंगे एटमॉस्फेयर से, वाटर लेंगे रूट से इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, और क्लोरोफिल पिगमेंट जो प्लांट के पास ही होता है ये बनाएंगे C6H12O6 दैट इज नथिंग बट ग्लूकोज, जो प्लांट्स के लिए फूड का काम करेगा, न्यूट्रिशन का काम करेगा, एंड ऑक्सीजन एज अ बाय प्रोडक्ट प्लांट्स एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देंगे।
इस प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, और ये रिएक्शन है फोटोसिंथेटिक रिएक्शन। गाइस ये रिएक्शन आपको आना जरूरी है। अब मैंने आपको कहा कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट लेता है एटमॉस्फेयर से। सो एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड जिस एपर्चर के थ्रू लिया जाता है वह एपरेटस इज नथिंग बट स्टोमेटा। स्टोमेटा और कुछ नहीं बल्कि माइन्यूट से पोर्स है जो लीफ के लोअर सरफेस पर प्रेजेंट होते हैं। देयर आर मिलियंस ऑफ स्टोमेटा प्रेजेंट एट द लोअर सरफेस ऑफ लीफ। सो स्टोमेटा का स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से होता है दिखने में। इस टाइप से दो बीन शेप के सेल्स आपको नजर आएंगे, जिन सेल्स को हम बोलते हैं गार्ड सेल्स, क्योंकि वह इस स्टोमेटा को गार्डनिंग कर रहे हैं। देन आप देखोगे कि ये जो पर्टिकुलर एपर्चर है ये इस टाइप से क्लोज्ड ओपन होता है, और इसी से कार्बन डाइऑक्साइड का एंड ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है एनवायरमेंट एंड प्लांट्स के बीच में। अब नेक्स्ट हम देखेंगे न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। सबसे पहले हम सिंपल ऑर्गेनिज्म में देखते हैं। सिंपल ऑर्गेनिज्म का एग्जांपल मैं यहाँ लूंगी अमीबा। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको बताया था कि 5 बेसिक स्टेप्स है जो सारे ऑर्गेनिजम्स में कॉमन है न्यूट्रिशन के। ठीक वही 5 स्टेप्स हम यहाँ अमीबा में पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट, इंजेशन। गाइज अमीबा एक ऐसा स्ट्रक्चर है, एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसके बॉडी को कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है। सो फॉर ऑब्टेनिंग फूड फॉर सम टाइम, यानी कि टेम्पररी फीड्स तैयार किए जाते हैं अमीबा के थ्रू। इस फीड को कहते हैं सूडोपोडिया। सूडो मीन्स फॉल्स एंड पोडिया मीन्स फिट। अब इस सूडोपोडिया के थ्रू, जैसा कि आप देख रहे हैं डायग्राम नंबर फर्स्ट में, इस सूडोपोडिया के थ्रू ये ऑर्गेनिज्म फूड एनगल्फ करेगा, बॉडी में लेगा। अगेन ये एक सिंपल ऑर्गेनिज्म है। सिंपल यानी कि यूनिसेल्युलर, अ सिंगल सेल माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। तो इसके पास कोई ऑर्गन वगैरह कोई सिस्टम नहीं है। सो फॉर फॉर सम टाइम, यानी कि एक टेम्पररी स्टमक अमीबा में तैयार होगा, यानी कुछ वाटर एंटर होगा फूड के साथ अमीबा की बॉडी में, और वहाँ एक तैयार हो जाएगा सूडो स्टमक नोन एज वैक्यूल। यहाँ आपको दिख रहा होगा दैट इट्स अ वैक्यूल। अब वैक्यूल में फर्दर प्रोसेस होगी, फूड का डाइजेशन स्टार्ट होगा। अब जो डाइजेस्टेड फूड है वह डाइजेस्टेड फूड एब्सॉर्ब किया जाएगा साइटोप्लाज्म में। अब साइटोप्लाज्म में वो फूड एक बार एब्जॉर्ब होने के बाद में एसिमिलेशन होगा, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन होगा उस फूड का, और जो ट्रांसपोर्टेड फूड है वह अमीबा के कुछ रप्चर पार्ट हीलिंग के लिए या फिर अमीबा के ग्रोथ के लिए ये एसिमिलेटेड फूड यूज होगा। देन जो अनडाइजेस्टेड पार्ट है फूड का, अनअब्सॉर्ब पार्ट है फूड का, वह पार्ट एज मैंने आपको कहा कि कोई पर्टिकुलर ऑर्गन या सिस्टम तो नहीं है, क्योंकि ये एक सिंपल ऑर्गेनिज्म है, इसीलिए इसी के बॉडी के थ्रू वो अनडाइजेस्टेड फूड पार्ट बॉडी से एलिमिनेट कर दिया जाएगा। जैसे इसी के बॉडी का जो सेल मेम्ब्रेन है वह रप्चर होगा और उसमें से वह फूड बाहर निकाल दिया जाएगा। So this is a process of nutrition in simple organism, example amoeba. अब next हम देखेंगे digestion system in human being. चलिए स्टार्ट करते हैं। ये डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम है। सिर्फ डायग्राम भी आपको आ सकता है एग्जाम में ड्रॉ करने के लिए, तो आपको डायग्राम की भी ड्रॉ करने की प्रैक्टिस रखनी है किड्स। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन। सो डाइजेस्टिव सिस्टम it comprises of certain organs. The first organ comes mouth. फूड जो है वो माउथ के थ्रू बॉडी में एंटर करेगा। अब माउथ में मैकेनिकली द फूड विल गेट डाइजेस्टेड बाय टीथ, केमिकली द फूड गेट डाइजेस्टेड बाय एंजाइम्स। अब ये एंजाइम्स कहाँ प्रेजेंट है? तो ये एंजाइम्स प्रेजेंट है सलाइवा में, यू नो, जिसका नाम है सलाइवरी अमाइलेज। और ये सलाइवरी अमाइलेज उस पर्टिकुलर फूड से कार्बोहाइड्रेट्स डाइजेस्ट कर देगा।
कार्बोहाइड्रेट्स एग्जाम्पल, स्टार्च का कन्वर्जन यहाँ होगा शुगर में। देन आप नेक्स्ट देखोगे कि ये जो डाइजेस्टेड यानी पार्शियली डाइजेस्टेड फूड जो है ये एंटर करेगा स्टमक में। कैसे एंटर करेगा? ये फूड मुंह में लिया, वहाँ डाइजेशन हुआ और सीधा स्टमक में, नॉट लाइक दैट। तो ये रिलैक्सेशन कॉन्ट्रैक्शन इस प्रोसेस के थ्रू धीरे धीरे एंटर करेगा ईसोफेगस जो एक फूड पाइप है उसके थ्रू स्टमक में। सो ईसोफेगस में ये जो कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन की जो मूवमेंट होती है, इस मूवमेंट को हम कहते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, यानी कि माउथ से नेक्स्ट ऑर्गन स्टमक में फूड एंटर करेगा पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के थ्रू। सो स्टमक इज अगेन जे शेप्ड ऑर्गन। आप देख सकते हैं कुछ ऐसे जे शेप्ड आपको नजर आएगा यहाँ पे। सो ये जे शेप्ड ऑर्गन है जहाँ पे 3 सिक्रीशंस देखने मिलेंगे। 3 सिक्रीशंस होते हैं, HCl, पेप्सिन एंड म्यूकस। HCl का फंक्शन है कि वह मीडियम को एसिडिक बनाता है और दूसरा फंक्शन है कि फूड के साथ जो भी बैक्टीरिया इन्वेड हुए हैं बॉडी में उनको किल करेगा। नेक्स्ट पेप्सिन का रोल है कि ये जितना भी प्रोटीन प्रेजेंट है फूड में उस प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा। एंड वन मोर थिंग, पेप्सिन विदाउट HCl यानी कि जब तक HCl का सिक्रेशन हो नहीं जाता तब तक पेप्सिन एक्शन स्टार्ट नहीं करता है। सो पेप्सिन के एक्शन के लिए HCl का होना जरूरी है। नेक्स्ट एंड लास्ट म्यूकस एक ऐसा सिक्रेशन है स्टमक का जो इस HCl एसिड के चोट से यानी स्टमक के वॉल को HCl सिक्रेशन से होने वाले हार्म से बचाता है, प्रोटेक्ट करता है। ओके, नेक्स्ट यहां भी पार्शियली जो फूड डाइजेस्ट हुआ है वो एंटर करेगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। सो स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड एंटर करेगा स्पिंक्टर मसल्स के थ्रू। जैसे हमने यहाँ देखा था ईसोफेगस में कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन प्रोसेस है, ठीक वैसे ही स्पिंक्टर मसल्स जो स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में एक वे है, एक पैसेज है, यहाँ भी कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन मूवमेंट के थ्रू ही फूड ट्रैवल करेगा, पास होगा। देन स्मॉल इंटेस्टाइन में भी कुछ सिक्रीशंस हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन में 2 ग्लैंड्स के सिक्रीशन होते हैं। 2 ग्लैंड्स, फर्स्ट लीवर जिसे हम लार्जेस्ट ग्लैंड भी कहते हैं बॉडी की, और नेक्स्ट पैनक्रियाज। सो यहाँ पर सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इसका नाम ही स्मॉल इंटेस्टाइन है, बाकी इसकी जो लेंथ है ये है 5 to 6 मीटर। मे बी ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन नाम इसे इसके डायमीटर की वजह से मिला होगा कि इसका डायमीटर समवॉट नैरो होता है। देन स्मॉल इंटेस्टाइन में एसिडिक मीडियम नहीं चलता है। यहाँ ग्लैंड्स के सिक्रेशन को एक्शन के लिए अल्कलाइन मीडियम की जरूरत होती है। सो यहाँ जो फर्स्ट ग्लैंड है लीवर, उसका सिक्रेशन होगा बाइल जूस एंड बाइल सॉल्ट। सो बाइल जूस मीडियम को बनाता है अल्कलाइन एंड बाइल सॉल्ट फूड में जो लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स प्रेजेंट है उसका ब्रेकडाउन करता है सिंपल फैट ग्लोब्यूल्स में, ताकि उस पर एंजाइम्स इजीली एक्शन कर सके, फूड को डाइजेस्ट कर सके, आई मीन फैट डाइजेस्ट कर सके। नेक्स्ट सिक्रेशन है पैनक्रियाटिक सिक्रेशंस। यहाँ पैनक्रियास के 3 सिक्रेशंस हमें देखने हैं, ट्रिप्सिन, लाइपेज एंड अमाइलेज। गाइस, ट्रिप्सिन का फंक्शन है कि ये फूड से प्रोटीन डाइजेस्ट करेगा, लाइपेज फैट डाइजेस्ट करेगा एंड अमाइलेज कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट करेगा। या ट्रिप्सिन प्रोटीन का डाइजेशन अमाइनो एसिड में करता है, लाइपेज
फैट का डाइजेशन फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल्स में करता है, वही अमाइलेज कार्बोहाइड्रेट यानी स्टार्च का डाइजेशन शुगर में करता है। अब यहाँ पर डाइजेशन कंप्लीट हो चुका है, यानी अब लार्ज इंटेस्टाइन में फर्दर डाइजेशन और नहीं देखना है। यहाँ डाइजेशन प्रोसेस फिनिश, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस गेट्स कन्वर्टेड इनटू सिंपल एब्सॉर्बेबल सब्सटेंस हियर। अब जो एब्सॉर्बेबल सब्सटेंस है दे गेट्स एब्सॉर्ब बाय विलाई। Villi is nothing but a finger-like projections that are present on the walls of small and large intestine. तो small intestine पे ये जो finger like projections present होते हैं, विलाई कुछ दिखने में ब्रश बॉर्डर जैसे होते हैं गाइस। जो टूथब्रश होता है तो आपने देखा उसको बॉर्डर कैसे होती है, जो टीथ होते हैं ब्रश के, बिल्कुल उसी टाइप से ये हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होंगे विलाइज। सो विलाई उस डाइजेस्टेड फूड को ब्लड में एब्सॉर्ब करते हैं एज ब्लड कैपिलरीज आर प्रेजेंट ऑन दैट विलाई। नेक्स्ट है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन कुछ 1.5 मीटर लॉन्ग होगा। यहाँ पे डाइजेशन नहीं होगा क्योंकि डाइजेशन प्रोसेस स्मॉल इंटेस्टाइन में ही फिनिश हो चुकी है। अब यहाँ फूड में जो कुछ अनएब्सॉर्बेबल अनडाइजेस्टेड रेसिड्यू प्रेजेंट है उसमें से एक्सेस वाटर, सॉल्ट और मिनरल का रीअब्सॉर्प्शन होगा अगेन थ्रू विलाई विद द हेल्प ऑफ विलाई, अ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन विच इज प्रेजेंट ऑन द वॉल ऑफ दिस ऑर्गन। और जो भी रेसिड्यू है, मतलब जो अनडाइजेस्टेड फूड है, उस फूड को बॉडी से इजेक्ट कर दिया जाता है यानी इलिमिनेट कर दिया जाता है थ्रू एनस। सो ये था हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग। अब नेक्स्ट प्रोसेस हम देखेंगे रेस्पिरेशन। फ्रेंड्स अब हम देखेंगे रेस्पिरेशन प्रोसेस। रेस्पिरेशन एक एनर्जी ऑब्टेनिंग प्रोसेस है जिसमें जो फूड हमने खाया है उससे ऑक्सीडेशन प्रोसेस के थ्रू एनर्जी रिलीज होगी और वो एनर्जी बॉडी यूटिलाइज करेगी फॉर डिफरेंट पर्पसेस जैसे ग्रोथ, डेवलपमेंट और लाइफ प्रोसेसेस कंटिन्यू करने के लिए एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो जो रेस्पिरेशन है उसे एज यूजुअल ऐसे बोलते बोलते हम लोग कभी कभी ब्रीदिंग भी बोल देते हैं, पर ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में थोड़ा सा डिफरेंस है। ब्रीदिंग एक मैकेनिकल प्रोसेस है, वही दूसरी ओर रेस्पिरेशन एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जिसमें ब्रीदिंग एज वेल एज सेलुलर रेस्पिरेशन देखने मिलता है। सो ये ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन ह्यूमन बीइंग में देखने से पहले हम पहले प्लांट्स में देख लेंगे। सो रेस्पिरेशन इन प्लांट्स एक सिंपल ऑर्गेनिज्म है जिसकी एनर्जी नीड बहुत कम है। ये एक जगह से दूसरी जगह मूव भी नहीं करते हैं। सो इनमें कोई ऐसे पर्टिकुलर ऑर्गन नहीं है टू रेस्पायर। सो क्या होगा कि डिफ्यूजन के थ्रू एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन ले लिया जाएगा। एज यू नो कि लीफ पर स्टोमेटास प्रेजेंट होते हैं, तो बस वही स्टोमेटा ओपनिंग और क्लोजिंग के थ्रू O2 ले लेंगे और CO2 दे देंगे। अब ये था लीफ में, वही स्टेम पर भी कुछ सेल्स प्रेजेंट होते हैं प्लांट्स में जिसका नाम है लेंटिसेल्स। ये लेंटिसेल्स स्टेम में ऑक्सीजन डिफ्यूजन के थ्रू एनवायरनमेंट से लेते हैं। नेक्स्ट है रूट सरफेस के थ्रू भी प्लांट ऑक्सीजन डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू प्लांट्स एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन ले सकते हैं। देन नेक्स्ट अब हम देखेंगे इन एनिमल्स। सो एनिमल्स में पहले हम देखेंगे इन एक्वेटिक एनिमल्स। एग्जाम्पल है फिश। आपने देखा होगा कभी अगर आपके एक्वेरियम है या कभी आप फ्रेंड के एक्वेरियम में वहाँ गए होंगे तो आपने देखा होगा कि जो फिश है वो फटाफट माउथ बंद चालू करती है। इसका ये मीनिंग है कि जो ऑक्सीजन वाटर में डिजॉल्व है उसकी क्वांटिटी बहुत कम है और फिश एज यू नो कि ये एक एक्वेटिक एनिमल है, तो जो भी ऑक्सीजन उसे लेना है उस वाटर में जितना डिजॉल्व ऑक्सीजन है वहीं से लेना है। तो क्या होगा जनरली कि फिश अपने माउथ से वाटर लेगी और गिल्स तक देगी। मीन्स वाटर माउथ से लिया जाता है और गिल्स से बाहर दे दिया जाता है। गिल्स आपको अगर पता नहीं हो तो इस टाइप से एक पाउच लाइक एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है फिशेस में, तो अगर देखा नहीं हो तो कभी देखिए गौर से। तो माउथ से वाटर अंदर लेंगी और गिल्स के थ्रू वाटर बाहर
रिलीज करेगी। अब इस दौरान क्या होगा कि गिल्स पर जो भी ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट हैं उस ब्लड कैपिलरीज में डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू, एज यहाँ भी कोई पर्टिकुलर ऑर्गन नहीं है रेस्पिरेशन के लिए, तो डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू ही जो भी ऑक्सीजन उस वाटर में सॉल्यूबल है वो उस ब्लड कैपिलरीज में यानी कि ब्लड में दे दिया जाता है, डिफ्यूज कर दिया जाता है। तो इस टाइप से एक्वेटिक एनिमल रेस्पायर करते हैं। अब हम देखेंगे रेस्पिरेशन इन टेरेस्ट्रियल एनिमल, जिसपे हम एग्जांपल लेंगे ह्यूमन बीइंग का यानी हमारा। सो ये एक डायग्राम है, डायग्राम भी आपको प्रैक्टिस करने हैं, आपको सिर्फ डायग्राम भी पूछ सकते हैं एग्जाम में, इसलिए आपको डायग्राम की प्रैक्टिस रखनी। स्टार्ट करते हैं रेस्पिरेशन प्रोसेस इन ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग में रेस्पिरेशन दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है एरोबिकली, एक होगा अनएरोबिकली। जो एरोबिकली होगा वो होगा ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, और जो अनएरोबिक रेस्पिरेशन है उसका मीनिंग है कि ये होगा इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में। अब ये रेस्पिरेशन जो एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, ये देखने से पहले हम ब्रीथिंग जो एक मैकेनिकल प्रोसेस है वो देख लेते हैं। ब्रीथिंग में दो प्रोसेसेस होते हैं, एक इनहेलेशन और एक एक्सहेलेशन। सो इस मैकेनिज्म के थ्रू ही हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं आउट ऑफ द बॉडी। सो ब्रीथिंग एक स्लाइटली इसीलिए रेस्पिरेशन से अलग है क्योंकि रेस्पिरेशन में फूड से एनर्जी रिलीज की जाती है, वो एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, और ब्रीथिंग ये एक मैकेनिकल प्रोसेस है जिसमें इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सहेलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड देखने मिलता है। सो फर्स्ट प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग दैट इज इनहेलेशन। इनहेलेशन में क्या होगा कि जो डायफ्राम है, आप देख सकते हो इस फिगर में, ये चीज डायफ्राम है, एक मसल होता है और कुछ नहीं। तो ये जो डायफ्राम है, दिस डायफ्राम विल कॉन्ट्रैक्ट लाइक दिस, और during the contraction of diaphragm this thoracic cavity will increases. The pressure in this cavity, the pressure of air in this cavity decreases and the air from environment gushes inside the body. इस टाइप से inhalation होगा। नेक्स्ट है exhalation process। एक्सहेलेशन के दौरान क्या होगा कि ये जो डायफ्राम है, दिस डायफ्राम विल रिलैक्स, यानी इस टाइप से अपने ओरिजिनल शेप में आ जाएगा। ये डायफ्राम रिलैक्स होगा। अब आप देख सकते हो कि जो थोरासिक कैविटी है उसमें जो स्पेस है, दैट स्पेस डिक्रीजेस एंड द एयर प्रेशर इन दैट स्पेस गेट्स इंक्रीजेस। अब एयर प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से क्या होगा कि जो लंग्स है वो अपने ओरिजिनल साइज में आ जाएंगे एंड द एयर विल गशेस out of the body. So ये थी inhalation and exhalation process, nothing but mechanism of breathing. अब हम देखेंगे respiration. So respiratory tract and organs की अगर हम बात करें तो वो कुछ इस टाइप से है। First of all जो organ है वो है nose and nose has two nostrils. देन आप देखोगे नसल पासेज लगता है, जो आपको कुछ एक पर्टिकुलर ट्यूब जो एक पाइप नजर आ रहा है, दैट इज नसल पासेज। सो सबसे पहले क्या होगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल एनवायरमेंट से एयर जो है फर्स्ट ऑर्गन यानी नोज नॉस्ट्रिल के थ्रू इनहेल होगा बॉडी में, फिर वो जाएगा नसल पासेज से होते हुए फेरिंग्स की ओर, और फेरिंग्स से फिर फर्दर लैरिंग्स, देन ट्रैकिया, एंड ट्रैकिया फर्दर डिवाइडेड है टू ट्यूब्स में, दैट ट्यूब्स आर नोन एज ब्रोंकाई। सो दो ब्रोंकाई और उस ब्रोंकाई का फर्दर डिविजन्स जो है वो है नंबर्स ऑफ ब्रोंकियोल्स में, और उस ब्रोंकियोल्स के टर्मिनल पार्ट पर एक सैक लाइक ऑर्गन, एक बैलून लाइक ऑर्गन प्रेजेंट है जिसे हम कहते हैं एल्वियोलाई। ये एल्वियोलाई जो एयर हमने इनहेल किया है रेस्पिरेशन के थ्रू, ब्रीदिंग के थ्रू, तो वो इनहेल्ड एयर इस एल्वियोलाई के सरफेस पे एब्सॉर्ब होता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। तो यहाँ क्या होगा जनरली, यहाँ एक्सचेंज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन टेक्स प्लेस। कैसे? तो ये जो एल्वियोलाई है ये एक लार्ज सरफेस एरिया क्रिएट करते हैं, प्रोवाइड करते हैं एक्चुअली फॉर द डिफ्यूजन और फॉर द एब्सॉर्प्शन ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ क्या होगा कि ब्लड कैपिलरीज जो इस एल्वियोलाई पर, जो इस सैक पर प्रेजेंट है, वो ब्लड कैपिलरीज बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड
ऑक्साइड यानी कि वेस्ट मटेरियल, वेस्ट प्रोडक्ट लेकर आए हैं, डिफ्यूजन के थ्रू एट ए टाइम यानी कि सेम टाइम इस अल्वियोलाई को देंगे और जो ऑक्सीजन आया है वो ऑक्सीजन एट ए टाइम लेंगे। सो ये था रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब हम देखेंगे सेल्स में जो एनर्जी ऑब्टेनिंग रिएक्शन होती है वह रिएक्शन अब हम देखेंगे। गाइस, जो फूड हमने खाया है दैट इज 6 कार्बन कंपाउंड, नथिंग बट अ ग्लूकोज। इस ग्लूकोज का ग्लाइकोलिसिस होगा। ग्लाइकोलिसिस यानी ब्रेक डाउन। ग्लाइको मीन्स ग्लूकोज एंड लिसिस मीन्स टू ब्रेक। इस ग्लूकोज का ग्लाइकोलिसिस होते हुए ये कन्वर्ट हो जाएगा 3 कार्बन कंपाउंड में, 3 कार्बन कंटेंट कंपाउंड में, जो है पायरूवेट। अब इस पायरूवेट का कन्वर्जन होगा डिफरेंट प्रोडक्ट्स में। ये डिपेंड करता है, अगर रिएक्शन अनएरोबिक है यानी इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, एग्जाम्पल हम देखेंगे ईस्ट सेल्स, तो वहां इस पायरूवेट का कन्वर्जन होगा इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड में। वही आप देखोगे कि जो एनर्जी हमें मिली है वो बहुत कम है, दैट इज ओनली 2 ATP। ATP का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ATP इज नथिंग बट अ एनर्जी करेंसी। देन आप नेक्स्ट देखोगे लैक ऑफ ऑक्सीजन, एग्जाम्पल इन मसल सेल्स। आपको पता होगा ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज कभी कभी पैरों में, हाथ में कुछ क्रैम्प आ जाते हैं, तो वो किस वजह से होता होगा? तो हैवी एक्सरसाइज के दौरान हमारे जो मसल सेल्स है वहां तक प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो पा रहा है, इसीलिए ऑक्सीजन की कमी में क्या होता है कि जो पायरूवेट है उसका कन्वर्जन कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में न होते हुए लैक्टिक एसिड में हो जाता है, और उसी लैक्टिक एसिड की वजह से हमें क्रैम्प आते हैं। सो यहाँ मसल सेल्स में इन लैक ऑफ ऑक्सीजन, लैक्टिक एसिड और बहुत कम एनर्जी दैट इज ओनली 2 ATP हमें देखने मिलता है। नेक्स्ट हम देखेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन यानी इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एग्जाम्पल हम लेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में जो भी फूड हमने लिया है उसका कन्वर्जन पायरूवेट में, आप पायरूवेट को पायरूविक एसिड भी बोल सकते हैं, पायरूवेट में होता है, और यहाँ फॉर्म होगा कार्बन डाइऑक्साइड एज वेल एज वाटर, और यहाँ जो ATP होंगे, जो एनर्जी करेंसी होंगे, वो भी ज़्यादा होंगे। सो ये था हमारा टॉपिक रेस्पिरेशन। फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन यानी कि जो एब्सॉर्ब फूड है उसका एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ट्रांसपोर्ट होना। सो इस प्रोसेस को अब हम पहले प्लांट्स में पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे एनिमल्स में। सो आइए स्टार्ट करते हैं। इन प्लांट्स ट्रांसपोर्टेशन of 2 substances means water and food takes place। वाटर का ट्रांसपोर्टेशन यहाँ कंपल्सरीली सिर्फ जाइलम वेसल्स ही करेंगे, वही फूड का ट्रांसपोर्टेशन यहाँ पर कंपल्सरी फ्लोएम सेल्स और फ्लोएम वेसल्स ही करेंगे। यानी कि जाइलम रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड फ्लोएम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड। तो ये कुछ स्ट्रक्चर है रूट का, रूट से ही वाटर प्लांट में एब्सॉर्ब किया जाएगा। 2 तरीके से प्लांट वाटर एब्सॉर्ब करता है थ्रू रूट। तो पहले हम रूट प्रेशर देखेंगे। यहाँ रूट प्रेशर में आप देखोगे कि जो प्लांट्स हैं, अब
प्लांट्स ने सॉइल से वाटर एंड मिनरल एब्सॉर्ब किए थ्रू द रूट हेयर्स। अब ये धीरे धीरे पास ऑन होगा जाइलम वेसल्स तक। अब जैसे ये वाटर जाइलम वेसल्स तक पहुंच गया है, अब देखोगे कि जैसे भी ये फर्स्ट सेल है, यहाँ तक रूट हेयर से वाटर एब्सॉर्ब हो चुका है, तो यहाँ पर ये सेल वो वाटर एब्सॉर्ब कर कर टर्जिड हो जाएगा, टर्जिड हो जाएगा। और इसके जो वॉल्स है, इस सेल के जो वॉल्स है, वहाँ उस वाटर की वजह से एक प्रेशर क्रिएट होने लगेगा और बस उसी प्रेशर की वजह से वह वाटर उसके नेबरिंग सेल में एंटर होने लगेगा। अब इसकी जो डायरेक्शन होगी वो है अपवर्ड डायरेक्शन। ये सिर्फ अपवर्ड डायरेक्शन में ही वर्क करेंगे, ओनली इन वन डायरेक्शनल, यानी वाटर का फ्लो यूनिडायरेक्शनल होता है। सो इस टाइप से रूट प्रेशर के थ्रू वाटर एब्सॉर्ब होगा। देन नेक्स्ट है ट्रांसपायरेशन। दिस इज ऑल्सो नोन एज ट्रांसपायरेशन पुल। एज हमने देखा कि यहाँ रूट प्रेशर में जो वाटर है वो एक सेल दूसरे सेल पर एक प्रेशर क्रिएट करते हुए अपवर्ड उसे पुश करता है, पर यहाँ ट्रांसपायरेशन में आप देखोगे कि जो लीफ है वो कंटिन्यूअसली होम्योस्टेसिस मेंटेन करने के लिए वाटर ट्रांसपायर कर रहे हैं, नथिंग बट इवापोरेट कर रहे हैं। अगेन ये सेम चीज होगी स्टोमेटा के थ्रू ही। सो यहाँ पे कंटिन्यूअस वाटर का वेपर्स में कन्वर्जन हो रहा है और वो वेपर्स इवापोरेट हो रहे हैं वाटर बॉडी से, सॉरी प्लांट बॉडी से। सो यहाँ क्या होगा कि उस पर्टिकुलर सेल में, ऊपर वाले पर्टिकुलर सेल में जहाँ ट्रांसपायरेशन चल रहा है, एज स्टोमेटा आर प्रेजेंट ओनली ऑन लीफ, तो ट्रांसपायरेशन सिर्फ लीफ में ही होगा। ट्रांसपायरेशन के दौरान जो वाटर इवापोरेट हो रहा है, सो वहाँ पर वाटर की स्कैरसिटी यानी कि कमी हो रही है। सो इस केस में क्या होगा कि वो जो पर्टिकुलर सेल है वो उसके बाजू वाले सेल से वाटर एब्सॉर्ब करेगा, खींचेगा, नथिंग बट पुल करेगा। सो इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसपायरेशन पुल। अब हम देखेंगे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, अगेन इन प्लांट्स में ही। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड ये प्रोसेस फ्लोएम्स वेसल्स करते हैं। ये प्रोसेस अपवर्ड एज वेल एज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी। लीफ में जो फूड प्रिपेयर हुए हैं, सो वहाँ से ये फूड प्लांट्स के सारे पार्ट में पहुँचा दिए जाते हैं। अब इस प्रोसेस को, इस ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड को हम ट्रांसलोकेशन भी कहते हैं। सो ये कैसे होगा एक्चुअली, तो ये होगा ऑस्मोसिस के थ्रू। एज ये लीफ है, सपोज लीफ के इस पार्ट में फूड बन चुका है। अब इस सेल में कॉन्सेंट्रेशन हाई है, सो ये क्या करेगा, उसके बाजू वाले सेल पर जहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन लो है वहाँ एक प्रेशर क्रिएट करेगा और ये सब्सटेंस उस सेल में मूव होगा। सो इस टाइप से मूवमेंट ऑफ फूड यानी कि ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड इन प्लांट्स होता है। सो प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन कंप्लीट हो चुका है। अब हम स्टार्ट करते हैं इन एनिमल। एनिमल में अगेन हम एग्जांपल लेंगे ह्यूमन बीइंग। सो ह्यूमन बीइंग में ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस को हम सर्कुलेशन भी कहते हैं। यहाँ सर्कुलेटरी ऑर्गन्स होते हैं हार्ट, आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज एंड ब्लड। So heart is nothing but a 4-chambered organ. It's a muscular organ. ये जनरली एक ह्यूमन फिस्ट की साइज जितना होता है। इसका वेट कुछ 360 ग्राम होता है। अब ब्लड जो एब्सॉर्बेबल फूड कैरी करने वाला है, सो उसके ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक किसी ऑर्गन की ज़रूरत है। सो वो ऑर्गन है हार्ट। अभी मैंने बताया दैट हार्ट हैज 4 चेम्बर। अपर 2 चेम्बर्स आर नोन एज एट्रियम एंड लोअर 2 चेम्बर्स आर नोन एज वेंट्रिकल। वही आप देखोगे कि इधर साइड के जो होंगे उसे हम कहेंगे राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल, उधर साइड वाला जो पार्ट है उसे हम कहेंगे लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। अब ये जो है दैट इज सुपेरियर वेना
कावा, नथिंग बट दे आर वेन्स। वेन्स जो है वो बॉडी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं, यानी बॉडी टू हार्ट वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आएंगे और बॉडी से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो आर्टरीज कैरी करते हैं। सो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गेट्स कैरिड बाय वेन्स एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड गेट्स कैरिड बाय आर्टरीज। सो ये है सुपेरियर वेना कावा एंड दिस इज इंफीरियर वेना कावा। सुपेरियर एंड इंफीरियर वेना कावा बॉडी के अपर एज वेल एज लोअर पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट कर कर हार्ट की तरफ लेकर आते हैं और इस फर्स्ट चेंबर में एंटर करते हैं जिसका नाम है राइट एट्रियम। अब राइट एट्रियम से कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन के थ्रू ही ब्लड जो है वो राइट वेंट्रिकल में एंटर करेगा। अब यहाँ से ब्लड एंटर करेगा पल्मोनरी आर्टरी में और पल्मोनरी आर्टरी से होते हुए ब्लड जाएगा लंग्स में। इससे पहले जो रेस्पिरेटरी सिस्टम हमने पढ़ा उसमें हमने देखा कि जो अल्वियोलाई है, जो सैक लाइक स्ट्रक्चर है, उस पे नंबर ऑफ ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट हैं जो उस ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन उसे डिफ्यूजन के थ्रू देते हैं। बस सेम प्रोसेस यहाँ होगी। यहाँ लंग्स में अल्वियोलाई डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड एब्सॉर्ब करेगा और ऑक्सीजन डिफ्यूज कर देगा ब्लड में। देन आप देखोगे कि लंग से ब्लड एंटर करता है पल्मोनरी वेन्स के थ्रू लेफ्ट एट्रियम में। अब लेफ्ट एट्रियम से होते हुए ब्लड जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में और लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर ब्लड फाइनली बॉडी में चला जाएगा थ्रू एओर्टा। सो ये था सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन ह्यूमन बीइंग। तो हम लोग फंक्शनिंग ऑफ हार्ट देख चुके हैं। नाउ आपको पता होना चाहिए कि आर्टरीज और वेन्स इनका जो एक कनेक्शन है, ये कनेक्शन फर्दर डिवाइडेड होता है कैपिलरीज में। सो कैपिलरीज क्या होते हैं? कैपिलरीज ये एक बहुत ही माइन्यूट वेसल्स होता है जो आर्टरीज और वेन के बीच में प्रेजेंट होगा टू अवॉइड द मिक्सिंग ऑफ, टू प्रिवेंट द मिक्सिंग ऑफ डीऑक्सीजनेटेड एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड। सो ये था कैपिलरी का फंक्शन। ब्लड में प्लेटलेट्स प्रेजेंट होते हैं। प्लेटलेट्स का फंक्शन है कि जो भी कहीं रप्चर अगर हो गया है तो उस रप्चर में से जितना भी ब्लड बह रहा है उस ब्लड को वहाँ पर वो प्लेटलेट्स एक पर्टिकुलर केमिकल सिक्रीट करते हुए कोगुलेट कर देते हैं। उस कोगुलेशन की वजह से वो ब्लड बाहर नहीं आता है, वो वहाँ गर्द हो जाता है जिस वजह से वो बॉडी से बाहर फ्लो नहीं हो पाता। यानी कि प्लेटलेट्स हेल्पफुल है ब्लड को किसी चोट से, किसी रप्चर से बाहर बहने से रोकने के लिए। देन आप देखोगे कि जो ब्लड होते हैं उन ब्लड कैपिलरीज में से कुछ क्वांटिटी ऑफ प्रोटीन्स, सम वाटर, सम मिनरल्स कंटिन्यूस लीक होते रहते हैं। तो ये जो पर्टिकुलर चीज़ें लीक हो रही है ये उस ब्लड कैपिलरीज के नीचे से जस्ट ऐसे उस ब्लड वेसल्स के नीचे से कैनल बनाते हुए फ्लो होती है। दैट सब्सटेंसेस, दैट फ्लूइड इज नोन एज लिम्फ और जिस पर्टिकुलर ट्यूब के थ्रू, वेसल्स के थ्रू वह लिम्फ फ्लो हो रहा है उसे हम कहते हैं लिम्फ वेसल्स। तो इस टाइप से हमारी बॉडी में लिम्फेटिक सिस्टम भी होता है। लिम्फ एक येलोइश फ्लूइड है जिसमें कुछ क्वांटिटी में प्रोटीन्स है, WBC है, कुछ क्वांटिटी में मिनरल्स एंड वाटर है। तो यहाँ लिम्फ का फंक्शन होगा टू फाइट अगेंस्ट फॉरेन ऑब्जेक्ट्स विच गेट्स इन्वेड इन आवर बॉडी, एज इसमें थोड़े बहुत WBC प्रेजेंट है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे कि जब ब्लड फ्लो होता है वेसल्स के थ्रू तब ये वेसल्स पे प्रेशर क्रिएट करता है जिसे हम ब्लड प्रेशर भी कहते हैं। ये एक डिवाइस के थ्रू मेजर किया जाता है। दैट डिवाइस इज नोन एज स्पिग्मोमैनोमीटर। अब ब्लड प्रेशर जिसे हम कहते हैं नॉर्मल ब्लड प्रेशर वो होता है सिस्टोलिक 120 mm of Hg एंड डायस्टोलिक 80 mm of Hg।
सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक का मीनिंग है कि वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन के दौरान जो प्रेशर वेसल्स पे क्रिएट होगा उसे हम कहते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। वही वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन के दौरान ब्लड वेसल्स पे जो प्रेशर क्रिएट होगा उसे हम कहते हैं डायस्टोलिक प्रेशर। सो यहाँ पे हमारा टॉपिक सर्कुलेशन फिनिश होता है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट प्रोसेस जो है एक्सक्रीशन। गाइज बहुत सारे बायोलॉजिकल प्रोसेसेस है जो कंटिन्यूसली बॉडी में चलते रहते हैं। अब इन बायोलॉजिकल प्रोसेस में सिर्फ बॉडी को लगने वाले फूड ही क्रिएट नहीं होते हैं, बल्कि कुछ अनवांटेड वेस्ट प्रोडक्ट भी जनरेट होते हैं जो अगर बॉडी में कुछ समय के लिए अगर रह जाए तो बॉडी को बहुत हार्म होगा। इसीलिए इन प्रोडक्ट को बॉडी से एलिमिनेट करना बहुत ज़रूरी है। अब डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट स्ट्रैटेजीज होती है टू एलिमिनेट दिस बाय प्रोडक्ट्स, दिस अनवांटेड सब्सटेंसेस आउट ऑफ द बॉडी। जब हमने प्रोसेस देखी थी न्यूट्रिशन इन अमीबा, तो वहाँ हमने देखा था कि अमीबा जो एक सिंपल ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, उसमें कोई पर्टिकुलर ऑर्गन नहीं है फॉर anything, for nutrition, for digestion, for absorption, for assimilation और for egestion। तो अमीबा में egestion होगा कैसे? तो उस पर्टिकुलर सेल मेम्ब्रेन से, सो पर्टिकुलर सेल मेम्ब्रेन रप्चर हुआ था और वहाँ से अनवांटेड फूड मटेरियल बॉडी से थ्रो कर दिया जाता है इन अमीबा। अब हम देखेंगे ये प्रोसेसेस फर्स्ट ऑफ ऑल इन प्लांट्स। प्लांट्स में भी बहुत सारे ऐसे अनवांटेड सब्सटेंसेस होते हैं जो प्लांट बॉडी के लिए इसेंशियल नहीं है। कुछ गैसेस के फॉर्म में होंगे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स डिफ्यूजन के थ्रू एनवायरनमेंट में दे देते हैं। वही आप देखोगे कि कुछ सब्सटेंसेस फ्लावर्स में, लीव्स में, बार्क्स में स्टोर्ड हो जाते हैं। सो वो टाइम टू टाइम शेड ऑफ हो जाते हैं उस प्लांट बॉडी से। आपने देखा होगा ऑटम का जो सीज़न होता है, उस ऑटम सीज़न को हम पतझड़ भी कहते हैं। उस पतझड़ के मौसम में प्लांट अपनी सारी पत्तियां शेड ऑफ कर देता है। ये ही रीज़न है कि उन पत्तियों में जो अनवांटेड मटेरियल है प्लांट्स के लिए वो स्टोर्ड हो गए हैं। अब प्लांट्स में उनका कोई यूज़ नहीं है। अगर वो ज़्यादा समय तक वहाँ स्टोर्ड रहे तो प्लांट को हार्म भी हो सकता है। इसीलिए टाइम टू टाइम प्लांट्स क्या करते हैं, अपने जो लीफ है वो शेड ऑफ कर देते हैं। अब नेक्स्ट आप देखोगे कि प्लांट्स स्पीशीज़ का एक एग्जाम्पल है कोलोकेशिया। उस कोलोकेशिया में कभी कभी जो बाय प्रोडक्ट है कैल्शियम ऑक्सलेट, उसका क्रिस्टल साइज में लार्ज होने की वजह से जब उस कोलोकेशिया का इंटेक हम करते हैं तो वो हमें यहाँ थ्रोट में ईचिंग करता है। वो इसलिए क्योंकि उस कैल्शियम ऑक्सलेट का जो क्रिस्टल है वो साइज में थोड़ा बड़ा हो चुका है, दैट्स वाई। अब वो कैल्शियम ऑक्सलेट उस प्लांट का एक बाय प्रोडक्ट है जिसे रेफाइड भी कहते हैं। अब नेक्स्ट कुछ रेजिन्स, गम्स जो ओल्ड जाइलम में स्टोर्ड होते हैं, ऐसे प्रोडक्ट्स भी आते हैं जो प्लांट के लिए वेस्ट है बट हमारे लिए यूजफुल है। सो ये था एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। अब नेक्स्ट हम देखेंगे एक्सक्रीशन इन एनिमल्स, जिसमें एग्जांपल है ह्यूमन बीइंग। अब ह्यूमन बीइंग में जो एक्सक्रिएटरी सिस्टम है वो है किडनी। किडनी, देर आर पेयर ऑफ किडनी, then pair of ureters, then one urinary bladder and urethra. So first of all क्या होगा कि जो रीनल आर्टरी है वो बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किडनी की ओर लेकर आएगी। अब किडनी में मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स प्रेजेंट है। अब नेफ्रॉन का फंक्शन है, यहाँ फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं दैट नेफ्रॉन comprises of glomerulus, Bowman's capsule, tubule and collecting duct. So नेफ्रॉन का फंक्शन अब स्टार्ट होता है। यहाँ क्या होगा कि रीनल आर्टरी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आई है। अब वो ब्लड एंटर होगा इन ब्लड कैपिलरीज में जो है ग्लोमेरुलस। अब यहाँ क्या होगा कि ये ग्लोमेरुलस में अब यहाँ क्या होगा
कि जो आरबीसीज एंड कुछ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स है वो इस ग्लोमेरुलस में रह जाएंगे और बाकी के जो मॉलिक्यूल्स हैं जैसे ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, सॉल्ट एंड वाटर, सम अदर सब्सटेंसेस इसके सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू इस ट्यूब्यूल में आ जाएंगे। अब इस ट्यूब्यूल के सराउंडिंग में आप देख रहे हो कि यही ब्लड कैपिलरीज व्रैप्ड है। अब ये जो व्रैप्ड ब्लड कैपिलरीज है, मैंने अभी बताया कि इनकी जो मेम्ब्रेन है ये सेमी परमिएबल है, तो यहाँ पर रीएब्सॉर्प्शन ऑफ सॉल्ट, वाटर, ग्लूकोज एंड सम अमाइनो एसिड्स हो जाएगा और जो यूरिन है वो यहाँ पर रीएब्सॉर्ब नहीं होता है, तो यूरिन कलेक्ट हो जाएगा जाके कलेक्टिंग डक्ट में। अब ये जो यूनिट है नोन एज नेफ्रॉन, ये यूनिट प्रेजेंट है किडनी में। सो किडनी में जो कलेक्टिंग डक्ट के थ्रू ये चला जाएगा यूरेटर्स में। अब यूरेटर्स के थ्रू ये यूरिन आ जाएगा यूरिनरी ब्लैडर में एंड व्हेन वी अर्ज टू यूरिनेट, यूरिनरी ब्लैडर से ये यूरिन पास हो जाएगा आउट ऑफ द बॉडी थ्रू यूरेथ्रा। सो ये था एक्सक्रिएशन इन ह्यूमन बीइंग। हमारे यहाँ पे सारे प्रोसेस देखकर हो चुके हैं। आई होप आपको ये प्रोसेसेस क्लियर हुए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अगर आपको कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछिए। थैंक यू।